बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं तो डायपोल पर फोर्स क्या लगता है, डायपोल का टॉर्क क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, और एक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो डायपोल बेसिकली होता क्या है, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज जो इक्वल अमाउंट के होते हैं और बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पे रखे हुए होते हैं, ऐसे सिस्टम को डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज अगर बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पे होते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम डायपोल बोलते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं कि एरो से करते हैं कि भाई ये एक डायपोल है। ठीक है, ये डायपोल का डायपोल मोमेंट है, इस एरो को हम बोलते हैं डायपोल का डायपोल मोमेंट वेक्टर। और डायपोल मोमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, जो चार्ज होता है और उनके बीच का जो सेपरेशन होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू A, और डायरेक्शन होती है दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये जैसा ये एरो दिखाई दे रहा है तो ये हो गया डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, ये अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, या इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। और इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू क्या होती है ये भी हमें पता है, एक्सियल पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू होती है 2p। अगर ये डायपोल का डायपोल मोमेंट वेक्टर p है तो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, जहाँ पर r क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस सारी सेंटर से मेजर करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस सारी सेंटर से मेजर करते हैं। तो अगर एक्सिस पे कोई पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। उसी तरीके से अगर एक ऐसा प्लेन हो जो सेंटर से पास कर रहा हो, एक ऐसा प्लेन हो और जो सेंटर से पास कर रहा हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, सेंटर से पास कर रहा हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेटोरियल प्लेन। और इक्वेटोरियल प्लेन के किसी पॉइंट पर अगर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है। यहाँ पर जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और किसी जनरल पॉइंट पर फील्ड क्या होती है उसका भी एक्सप्रेशन हम लिख चुके हैं। तो एक डायपोल का मतलब क्या है, डायपोल की वजह से फील्ड क्या होती है, डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उस पर टॉर्क, उस पर फोर्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ये लास्ट लेक्चर में दिया है। अब अगर डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स हम कैसे लिखें, टॉर्क हम कैसे लिखें, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ऐसा अरेंजमेंट देखते हैं कि डायपोल पर अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, मान लेते हैं कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। समझने के लिए एक बार हम देखते हैं कि डायपोल को हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और ये जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, वो x के अलॉन्ग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो x के अलॉन्ग बढ़ता जा रहा है। इस में अगर हम एक डायपोल रखें तो ये चूँकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं एक डायपोल रखते हैं, तो डायपोल क्या होता है, -q और +q का एक अरेंजमेंट। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F1, और F1 की वैल्यू होगी Q इंटू E1, और जो इस पे फोर्स लगेगा वो होगा F2, और F2 की वैल्यू होगी -Q इंटू E2। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते थे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है, तो ये F1 और F2 दोनों क्या हो जाते थे, बराबर हो जाते। तो हम कहते थे कि फोर्स ऑन डायपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो डायपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स हर समय जीरो होगा, या आपको याद रखना है, फोर्स हर समय जीरो होगा जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। लेकिन अगर डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इस पर फोर्स लिखते हैं तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। चूँकि F1 प्लस F2 ना ही इक्वल अमाउंट के हैं इस पर्टिकुलर केस में, ना ही ये इक्वल अमाउंट के हैं और ना ही इनकी डायरेक्शन मैच कर रही है, तो ये F1 प्लस F2 इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो हमारा आएगा। तो आपको याद रखना है कि नेट फोर्स ऑन डायपोल इज ऑलवेज नॉन ज़ीरो व्हेन प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स इज नॉन ज़ीरो।
ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स इज जीरो, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स है वो हर समय क्या होता है, नेट फोर्स इज नॉन जीरो। अब टॉर्क की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था जो डाइपोल पे टॉर्क होता था, ये डाइपोल पे टॉर्क हम लिखते थे टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई हमने कहा था ये ओरिजिन इंडिपेंडेंट है, किसी भी पॉइंट के अबाउट डाइपोल पे टॉर्क इतना ही लगेगा, पी क्रॉस ई, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो मैग्नीट्यूड हमारा होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो दो केस में जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है तो टॉर्क जीरो होता है, और जब थीटा इज इक्वल टू 180 होता है तो टॉर्क जीरो होता है, और फोर्स तो ऑलवेज जीरो होता है। जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स ऑलवेज जीरो होगा, लेकिन टॉर्क इन दो केसेस की पे जीरो होगा। तो इन दो केसेस को हमने डिफाइन किया था कि ये केस है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैच करती है, और ये है पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, क्योंकि फोर्स तो हर समय जीरो है और टॉर्क भी जीरो होता है इन दो पर्टिकुलर केसेस में, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पर फोर्स कभी जीरो नहीं होता, तो कभी भी इक्विलिब्रियम तो होना ही नहीं है, लेकिन टॉर्क फिर से जीरो हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर डाइपोल का हमने एक पोजीशन ये लिया है, अगर मान लो इस तरीके की पोजीशन ले लेके डाइपोल को हमने ऐसा रखा, अगर हमने डाइपोल को ऐसा रखा, ठीक है, ऑल दो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पे फोर्स लगेगा F1 और इस पे फोर्स लगेगा F2। F1 F2 के अमाउंट इक्वल नहीं है, F1 F2 अलग अलग जरूर है, लेकिन F1 और F2 की लाइन मैच कर रही है, तो टॉर्क मे बी जीरो मे बी नॉट जीरो डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल। फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो बट टॉर्क मे बी जीरो मे बी नॉन जीरो डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल। तो आपको याद रखना है कि जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पहला उस पर नेट फोर्स ऑलवेज होता है नॉन जीरो, और दूसरा टॉर्क जो है डाइपोल पे जो टॉर्क होता है वो हो सकता है क्या, मे बी जीरो मे बी नॉन जीरो। तो टॉर्क ऑन डाइपोल मे बी जीरो मे बी नॉन जीरो, टॉर्क may be zero and may be non-zero, may be non-zero। तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि टॉर्क जीरो होगा कि नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो तो उस पर टॉर्क हमारा नॉन जीरो, टॉर्क हमारा जीरो भी हो सकता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ना हो तो टॉर्क नॉन जीरो। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे जो ब्लू इंक से बना हुआ है, इसमें दिख रहा है कि इस केस में टॉर्क नॉन जीरो आएगा, क्योंकि फोर्स का जो लाइन ऑफ फोर्स है, जहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, ये दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ रही है, तो टॉर्क नॉन जीरो होगा, लेकिन इस केस में टॉर्क जीरो होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा है तो उस पर फोर्स तो ऑलवेज नॉन जीरो होगा, टॉर्क जीरो हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन। तो बेसिकली अब हम टॉर्क ही देखेंगे कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर टॉर्क कितना लगता है। तो टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर टॉर्क कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना लगेगा ये हमें देखना है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क लगता है वो हमें वैल्यू पता है कि टॉर्क लगता है जब व्हेन प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई व्हेन प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और पहला पॉइंट जब प्लेस इन
व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें पता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा पॉइंट ये है कि दिस टॉर्क इज ओरिजिन इंडिपेंडेंट, ओरिजिन इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये टॉर्क ओरिजिन इंडिपेंडेंट होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जो नया केस है, जब डायपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उस केस में भी टॉर्क इतना ही लिखना है, लेकिन एक पॉइंट नोट करने की बात है कि वो टॉर्क ओरिजिन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसको हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो फॉर्मूला तो आपको पहले ही पता, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। टॉर्क इन केस जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो भी हम बोलेंगे पी क्रॉस ई, जब डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो भी हम बोलेंगे पी क्रॉस ई, लेकिन कुछ कंडीशंस में, ठीक है। तो वो कंडीशंस आपको देखनी है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। सपोज कि हमारा डायपोल एक डायपोल है जिसको हमने, इस डायपोल को हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये हमारा डायपोल है, ठीक है। तो डायपोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज और प्लस पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है। लेट सपोज कि इस डायपोल का जो पोजीशन वेक्टर है, डायपोल का सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से। तो इस डायपोल का जो पोजीशन वेक्टर है ये सेंटर हो गया, इस डायपोल का पोजीशन वेक्टर है r1 या r पोजीशन वेक्टर है। तो डायपोल का पोजीशन वेक्टर r है और पॉजिटिव चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है लेट सपोज वो है r2, और जो नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर है लेट सपोज है वो r1, ठीक है, r1। तो r2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और r1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज और c इज सेंटर ऑफ डायपोल, उसका पोजीशन वेक्टर r है। ये जो वेक्टर है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है इसको बोलते हैं, ये कौन सा वेक्टर है, ये है डायपोल मोमेंट वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर। लेट सपोज डायपोल मोमेंट वेक्टर इज p, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू हो जाएगी, अगर डायपोल के बीच की सेपरेशन मान लेते हैं 2a है तो p की वैल्यू हो जाएगी q इंटू 2a और इंटू p कैप इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट वेक्टर हो गया। अगर हम r1 और r2 को लिखें तो बाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस दिख रहा है कि ये वेक्टर r1 वेक्टर, और अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ये वेक्टर r1 वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये जो छोटा सा वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का वेक्टर, तो इसका लेंथ कितना है a और इसकी डायरेक्शन कितनी है p कैप के लॉन्ग, तो a p कैप। सिमिलरली ये वाला वेक्टर कितना होगा, ये वाला वेक्टर भी होगा, इसकी लेंथ है a और डायरेक्शन है p के लॉन्ग, तो a p कैप। तो बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं r1 वेक्टर प्लस a p कैप इज इक्वल टू r वेक्टर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर प्लस a p कैप इज इक्वल टू r वेक्टर, या लिख सकते हैं r1 वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस ऑफ a इंटू पी कैप। उसी तरीके से अगर हम इसको देखें, ये दूसरे वाले ट्राइंगल को देखें तो r वेक्टर प्लस a p कैप बराबर r2, तो यहाँ से हम दूसरे वाले वेक्टर को लिख सकते हैं r वेक्टर प्लस a p कैप बराबर r2 वेक्टर। तो ये दूसरा किसका है, r2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, r1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक डेरिवेशन है। टॉर्क अभी भी p क्रॉस ई ही लिखेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो कंडीशंस हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। F1 मान लेते हैं कि F1 जो फोर्स है, F1 जो फोर्स है वो इस पे लग रहा है, F1 फोर्स। तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज माइनस q चार्ज, ये मान लेते हैं F1। फोर्स ऑन माइनस q चार्ज इज इक्वल टू F1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, और फोर्स ऑन प्लस q चार्ज इज इक्वल टू F2 जिसका पोजीशन वेक्टर है r2, ठीक है। तो टॉर्क अगर लिखें तो टॉर्क ऑन डायपोल, टॉर्क ऑन डायपोल अबाउट पॉइंट O, अगर टाउ O लिखें, टॉर्क ऑन डायपोल अबाउट पॉइंट O, तो लिखेंगे कितना, टॉर्क ऑफ प्लस q चार्ज माइनस प्लस टॉर्क ऑफ माइनस q चार्ज। तो टॉर्क ऑफ प्लस q चार्ज कितना है, तो प्लस q चार्ज का टॉर्क कैसे लिखते हैं, टॉर्क इज r क्रॉस f, तो प्लस q चार्ज का
R2 क्रॉस F2 और माइनस Q चार्ज का R1 क्रॉस F1। तो इसको लिख सकते हैं R1 क्रॉस F1 और प्लस R2 क्रॉस F2। ठीक है, यहाँ पर F1 F2 की वैल्यू पता है कि फोर्स ऑन जो माइनस चार्ज F1 क्या होगा, F1 इज इक्वल टू, F1 इज नेगेटिव चार्ज पे फोर्स है तो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ QE1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होती है। तो Q इंटू E2 इज फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज और माइनस Q इंटू E1 इज फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज। ये नेट टॉर्क है। इसमें अगर R1 और R2 को प्लेस करें तो टाउ आ जाएगा, टॉर्क ऑन डाइपोल अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू R1 और R2 वैल्यू रख देते हैं तो R माइनस A P कैप, R माइनस A P कैप क्रॉस कितना F1 और प्लस R प्लस A P कैप क्रॉस F2। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, R वालों को एक साथ लिख देते हैं तो R क्रॉस F1 यहाँ पे है, R क्रॉस F2 यहाँ पे है, तो ये कितना आ जाएगा R क्रॉस F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। और यहाँ पे दिख रहा है कि आ जाएगा कितना माइनस ऑफ A P कैप क्रॉस F1 और प्लस ऑफ A P कैप क्रॉस F2। ठीक है, अब सोचिए आप F1 प्लस F2 क्या है, F1 प्लस F2 क्या चीज़ है। तो F1 है नेगेटिव चार्ज पे फोर्स, F2 है प्लस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज नेट फोर्स ऑन डाइपोल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टाउ ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू R क्रॉस F1 प्लस F2। F1 इज फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज और F2 इज फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों फोर्स का समीशन ही नेट फोर्स ऑन डाइपोल। तो F क्या हो गया, F इज नेट फोर्स ऑन डाइपोल, F इज F1 प्लस F2 नेट फोर्स ऑन डाइपोल। और यहाँ पर F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू लिखते हैं, तो जब F1 की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस ऑफ Q इंटू E1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना प्लस A P कैप इंटू Q और क्रॉस E1 प्लस A P कैप इंटू Q या Q इंटू A P कैप क्रॉस E2। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, इसमें से Q A P कैप दोनों में सेम है, कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया R क्रॉस F प्लस Q A P कैप कॉमन हो गया तो Q A P कैप क्रॉस E1 प्लस E2। ठीक है, चूंकि ये पॉइंट डाइपोल है, एक पॉइंट डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो अगर पॉइंट डाइपोल है, पॉइंट डाइपोल का मतलब क्या हुआ, पॉइंट डाइपोल का मतलब हुआ कि जो डाइपोल है उसकी जो लेंथ है, उसका जो चार्जेस के बीच की सेपरेशन है बहुत ही स्मॉल, उसको बोलते हैं पॉइंट डाइपोल। अगर ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि इनकी डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट जरूर है, लेकिन चूंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम पास है, तो उन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक जैसा एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर पॉइंट डाइपोल। ठीक है, पॉइंट डाइपोल मतलब कि इसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल भी। आइडियल डाइपोल क्या होता है, आइडियल डाइपोल होता है जिसमें सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस बहुत स्मॉल हो। तो फॉर पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, और E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टाउ आया कितना, टाउ O इज इक्वल टू R क्रॉस F, और चूंकि E1 और E2 क्या है, सेम है, E के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 2E1। तो ये आ जाएगा कितना 2QA P कैप क्रॉस E, और 2QA P कैप की वैल्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं, जो हमारा टॉर्क आ गया टाउ O, टॉर्क ऑन डाइपोल अबाउट ओरिजिन इज इक्वल टू R क्रॉस F प्लस P क्रॉस E।
तो डायपोल पर अगर डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर जो टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है वो होता है आर क्रॉस एफ प्लस पी क्रॉस ई। ठीक है, पहले क्या होता था पी क्रॉस ई और ये ओरिजिन इंडिपेंडेंट होता था, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो आंसर यही आता था पी क्रॉस ई। लेकिन अब जो है ये ओरिजिन डिपेंडेंट है, डिफरेंट पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क लिखेंगे तो डिफरेंट आएगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि अपना ओरिजिन ले जाके सेंटर पे डाल देते हैं कि हमारा जो ओरिजिन हम सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर टॉर्क देखें तो टाउ अबाउट सी, अगर हम ओरिजिन को देख लेते हैं कि ओरिजिन इज एट सेंटर, इफ ओरिजिन इज एट सेंटर, अगर ओरिजिन को सेंटर पे लिखेंगे इसका मतलब क्या है, अगर ओरिजिन सेंटर पे है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हम ओरिजिन को यहाँ पर रख दिया है तो आर कुछ है ही नहीं, आर की वैल्यू 0 होगी। तो टॉर्क ऑफ डाइपोल या टॉर्क ऑन डाइपोल अबाउट सेंटर जब आर 0 हो जाएगा तो आर 0 हो गया तो आंसर इज पी क्रॉस। ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क डायपोल पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा। ठीक है, क्या ध्यान देना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रखा है तो उस पर टॉर्क की वैल्यू होती है पी क्रॉस ई, और ये टॉर्क ओरिजिन इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखेंगे तो उसका आंसर पी क्रॉस ई ही होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखेंगे तो वो टॉर्क ओरिजिन डिपेंडेंट होता है, डिफरेंट पॉइंट के अबाउट टॉर्क डिफरेंट आएगा और ये एडिशनल टर्म आता है। लेकिन सेंटर के अबाउट अगर लिखें, सेंटर के अबाउट अभी भी आंसर पी क्रॉस ई ही होगा। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि अगर एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उस पर टॉर्क की वैल्यू इज ऑलवेज पी क्रॉस ई, तो आप कहोगे नहीं, ऑलवेज पी क्रॉस ई नहीं होता, सिर्फ सेंटर के अबाउट अगर डायपोल पर टॉर्क लिखेंगे तो उसका आंसर पी क्रॉस ई होता है। लेकिन डिफरेंट पॉइंट के अबाउट डिफरेंट होता है। यहाँ पर आर क्रॉस एफ में आर क्या है एफ क्या है, ये बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनफैक्ट इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए यही सवाल कि टॉर्क नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायपोल पे अगर जो टॉर्क लिख रहा है वो ओरिजिन डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल वो ओरिजिन डिपेंडेंट होता है। सेंटर के अबाउट अगर लिखेंगे तो जो पहले टॉर्क होता था वही अभी टॉर्क होगा। यहाँ पर आर क्या है, आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ डायपोल विथ रिस्पेक्ट टू जहाँ पर भी हमने ओरिजिन लिया है वो। और एफ क्या है, एफ इज नेट फोर्स ऑन डायपोल। तो एफ क्या है, एफ इज नेट फोर्स ऑन डायपोल। ये है आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ डायपोल, पोजीशन वेक्टर ऑफ डायपोल, तो डायपोल का पोजीशन वेक्टर। और F क्या है, F इज नेट फोर्स ऑन डायपोल। ठीक है, तो आपका इतना डिटेल नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है कि डायपोल को जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे तो उस पर जो टॉर्क होता है वो ओरिजिन डिपेंडेंट होता है। अगर सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो आंसर प्रीवियस केस से मैच कर जाएगा, और किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालेंगे तो आपको ये एडिशनल टर्म डालना पड़ेगा। बस इतना याद रखना है। ठीक है, पूरी कहानी का समरी क्या है, पूरी कहानी की समरी है, पहले पी क्रॉस ई होता था, अभी भी पी क्रॉस ई होगा लेकिन ओनली अबाउट सेंटर, और अगर डिफरेंट पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो डिफरेंट टॉर्क आएगा, ये एडिशनल टर्म होगा। तो आपको ये बॉक्स याद रखना है। ठीक है, तो टॉर्क हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जैसा पहले लिखते थे अभी भी वैसा लिखेंगे फॉर पॉइंट डायपोल। ठीक है, पॉइंट डायपोल का टॉर्क ये है तो पॉइंट डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी भी ये होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट डायपोल बोले तो आइडियल डायपोल, पॉइंट डायपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता था, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई। और यहाँ पर रेफरेंस लेवल डिफाइन करते थे, रेफरेंस इज U90 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि जब डायपोल का डायपोल मोमेंट वेक्टर व्हेन P वेक्टर
इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, उस पर्टिकुलर केस में हम कहते थे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती थी। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल रखा था वहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करते थे। अभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा है, फिर से यही फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट डायपोल के लिए टॉर्क पहले भी जितना आ रहा था अभी भी उतना ही आ रहा है अबाउट सेंटर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। कुछ जगह लेट सपोज हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल 1, एक पॉइंट चार्ज है Q और एक डायपोल है P, पॉइंट डायपोल है। पॉइंट डायपोल का मतलब क्या है कि इसका जो लेंथ है वो बहुत ही स्मॉल है। तो एक P डायपोल मोमेंट का डायपोल है और एक पॉइंट चार्ज है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इनके बीच की सेपरेशन R है, एक Q चार्ज है, एक P है। तो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर Q की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट फील्ड है। तो फील्ड एट द पोजीशन ऑफ डायपोल, अगर ये लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ डायपोल लिखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ डायपोल। तो डायपोल की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है कितना? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी R कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल लिखा जाए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वही है जो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डॉट E। तो आपको दिख रहा है कि P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा Q P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर विथ माइनस साइन। तो ये हमारा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल है, यही पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे, इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा है, लेकिन डायपोल का ओरिएंटेशन जैसे पहले था वैसे नहीं है। अब ये डायपोल का ओरिएंटेशन है, ठीक, कोई जरूरी नहीं इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वजह से इस पर भी फील्ड निकाल सकते हैं, या इसकी वजह से इस पर भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे दूसरे तरीके से करें कि भाई आपको सॉल्व करना है, तो P के लिए पोटेंशियल एट पोजीशन ऑफ Q, तो पोटेंशियल एट पोजीशन ऑफ Q ड्यू टू डायपोल, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल के लिए पोजीशन Q की पोजीशन में पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, आपको याद है कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है डायपोल के लिए, जनरल पॉइंट में पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये होता है जनरल R थीटा के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस डायपोल के लिए ये पॉइंट पर एंगल की वैल्यू क्या होगी? ऐसे तो लिखते थे, एक डायपोल के लिए R डिस्टेंस और थीटा एंगल पे, अगर ये थीटा एंगल है तो किसी R थीटा पे, R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता था P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पोटेंशियल ही होगा। तो इस डायपोल के लिए अगर इस पॉइंट पर देखें तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ये हमने लिखा था जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू। जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता था P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। डिफरेंट थीटा के लिए पोटेंशियल डिफरेंट आता था। जैसे एक्सियल पॉइंट पर थीटा 0 हो जाता तो आंसर आता था P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा 90 हो जाता था, आंसर आता था 0। और अगर ये वाला पॉइंट है तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अब पोटेंशियल एट द पोजीशन ऑफ Q ड्यू टू डायपोल इज इक्वल टू इतना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी?
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आर स्क्वायर। तो किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेगा, हम लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज या ड्यू टू क्यू। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पे फॉर्मूला होता है अगेन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। इसका मतलब इस पॉइंट पर जब क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ऐसे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल या सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ पी डॉट ई। लेकिन देख रहा है पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो डॉट प्रोटेक्ट हो जाएगा 0, तो आंसर है 0। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी 0। दूसरे तरीके से कैलकुलेट करें तो भी आ सकता है, लेकिन पोटेंशियल एट द पोजिशन ऑफ क्यू ड्यू टू डाइपोल, तो पोटेंशियल एट द पोजिशन ऑफ क्यू ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल एट पोजिशन ऑफ क्यू ड्यू टू डाइपोल। तो अब ये डाइपोल के लिए आप खुद सोचिए, डाइपोल के लिए पोजीशन क्या है। डाइपोल के लिए अभी बनाया था, डाइपोल के लिए ये पोजीशन देख रहा है, ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये डाइपोल के लिए ये पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम या चार्ज इज इक्वल टू क्यू इंटू क्या वी, और आंसर इज 0। तो डाइपोल की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेट सपोज 2 डाइपोल है हमारे पास, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो 2 डाइपोल कितने तरीके से रखे हो सकते हैं। 2 डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 डाइपोल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 डाइपोल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 डाइपोल्स। तो 2 डाइपोल्स का एक सिस्टम है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखता है, ठीक है। तो डाइपोल के सिस्टम कैसे पॉसिबल है, एक हो सकता है कि एक डाइपोल ऐसा रखा है, ये मान लेते हैं P1 का शॉर्ट डाइपोल है, ये P1 डाइपोल है, और इससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा डाइपोल रखा है, इससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा डाइपोल रखा है P2 का। दोनों डाइपोल के बीच की सेपरेशन r है। तो 2 डाइपोल की इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखेंगे वो देख रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक डाइपोल ऐसा रखा है P1 का, और इससे r डिस्टेंस पे दूसरा डाइपोल भी ऐसा रखा है P2 का। उल्टा भी हो सकता है, एक इधर रखा है एक इधर रखा है, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। तो ये P1 डाइपोल मोमेंट का डाइपोल है, ये P2 डाइपोल मोमेंट का डाइपोल है। और तीसरा केस हो सकता है, दोनों पैरेलल रखें इन दोनों केस में, और तीसरा केस हो सकता है कि एक ऐसा रखा हुआ है P1 का, और दूसरा इससे r डिस्टेंस पे डाइपोल रखा है ऐसा P2 का, इनके बीच की सेपरेशन आ रहा है। तो तीनों केस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें, ठीक है। चौथा ये भी हो सकता था, एक इधर रखा है एक इधर रखा है, या फिर एक इधर रखा है एक इधर रखा है। जब ये 3 समझ में आ जाएंगे तो चौथा भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिखना है कितना P डॉट ई। तो हम क्या करें कि इस केस में P2 की पोजीशन पे P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ P2 डाइपोल ड्यू टू P1 डाइपोल।
ठीक है, तो P2 की पोजीशन पे P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो आप सोचिए P2 इज अ पॉइंट, P2 एक पॉइंट डायपोल है, तो P2 इज अ पॉइंट, तो P1 के वजह से जो P2 पॉइंट है वो पॉइंट जो P2 जिस पॉइंट पे रखा है वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट P1 के एक्सिस पे, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हमें आता है, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी वो हो जाएगा कितना, 2P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ P1 की पोजीशन पर, P2 की पोजीशन पे P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से R थी और ये पॉइंट P1 के लिए कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। इसी तरीके से यहाँ पर लिखें तो P2 की पोजीशन पे P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहाँ पर देखिए P2 कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, नहीं बिल्कुल नहीं, इसके एक्सिस किधर है, इसके एक्सिस तो इधर है, P1 की एक्सिस इधर है, तो इसका मतलब P2 पॉइंट इज इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी फील्ड लिखना आता है, तो यहाँ पर फील्ड हो जाएगा -P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। अगेन यहाँ पर P1 की वजह से P2 पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो P2 जो पॉइंट है, P2 जिस पॉइंट पर रखा है वो पॉइंट P1 के लिए क्या है, एक्सियल पॉइंट है, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 2P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तीनों केस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड P1 की वजह से है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो लिखा भी है इन द डायरेक्शन ऑफ P1, तो P1 की डायरेक्शन यही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और यहाँ पर P1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और यहाँ पर अगेन P1 की डायरेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ये लिखा भी है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर 2P1 इतना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अगर लिखा जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P1 या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होता है, -P.E, और यहाँ पर P की जगह क्या है, P2, तो P2.E देखिए, तो दिख रहा है P2 और E के बीच का एंगल है 0, P2 और E के बीच का एंगल है 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना, 2P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। यहाँ पर अगर वैल्यू लिखा जाए तो यहाँ पर दिख रहा है P2 और E वेक्टर के बीच का एंगल है 180 डिग्री, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी इज cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और तीसरे वाले केस में देखा जाए तो दिख रहा है P2 और E वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो डायपोल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। अगर ये इधर होता, ये इधर होता, ठीक है, तो आंसर में नेगेटिव आ जाता। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से दो डायपोल के इंटरेक्शन एनर्जी लिखते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए। ठीक है, अब